राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस ये एक ऐसी संस्था है जिसको 100 साल पूरे हो गए हैं। आरएसएस के 100 साल पर बाकायदा एक सिक्का भी जारी किया गया। लेकिन जब 100 साल मनाए जा रहे हैं आरएसएस के और प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र निर्माण में कितनी अग्रणी भूमिका निभाई है इस संस्थान ने, तो सवाल पैदा होते हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर कौन सी भूमिका का जिक्र हो रहा है। भारत के तिरंगे को उसने दशकों तक नहीं लहराया, भारत के संविधान में दशकों तक विश्वास नहीं किया, उस सब के बावजूद भी इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। तो संजय दत्त ने जारी किया है एक वीडियो, अर्जुन रामपाल ने वीडियो जारी किया है। दोनों कह रहे हैं कि इतनी महान संस्थाएं हैं आरएसएस, इनका राष्ट्र निर्माण में जो योगदान रहा है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। अगर आप समाज सेवी संस्थाओं की भी बात कर रहे हैं तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े समाज सेवी संस्थाएं हैं। रामकृष्ण मिशन की मैं बात कर सकती हूँ जो इससे कहीं पुराना है। विवेकानंद जी ने खुद उसको फाउंड किया था। आई लव वीर सावरकर। आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि आप ये कर पाए। वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे। 3 जो इनके महापुरुष बताए जाते हैं तथा कथित हेडगेवार हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और सावरकर हैं। लेकिन आपने उल्टा आर्टिकल लिख दिया है। आप कह रही हैं कि इन लोगों ने कभी इनमें से कोई भी महापुरुष नहीं थे। कि जैसे जैसे हिटलर ज्यादा एक्सट्रीम होता गया उसके एडमायरर यहाँ पे सावरकर और गोलवालकर और ये सब लोग ज्यादा एडमायरर बनते रहे। आर्टिकल में आप साफ तौर पर ये कह रही हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया, किसी भी तरह की अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसमें कभी शामिल नहीं हुए। सोशलिस्ट ने कितना कुछ किया, किसान मूवमेंट थे, ट्रेड यूनियन मूवमेंट थे जो सब अंग्रेजों के खिलाफ थे। आप कहाँ थे इसमें? आप बताइए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस ये एक ऐसी संस्था है जिसको 100 साल पूरे हो गए हैं, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जा रहा है। एक ऐसे संस्थान को जिसको लगातार कल्चरल कहा जाता रहा है, एक ऐसा संस्थान जिसने भारत के राष्ट्रवाद में शायद ही विश्वास किया हो, लेकिन अपने को सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी संस्था कहता है। बीजेपी उसी का ही एक तरह से मैं कहूंगी एक राजनीतिक शाखा है, एक पॉलिटिकल विंग है जो अपने को कल्चरल विंग कहता है। पूरी तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन। भारत के तिरंगे को उसने दशकों तक नहीं लहराया, भारत के संविधान में दशकों तक विश्वास नहीं किया, उस सब के बावजूद भी इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। इनकी पूरी, अगर आप इनका संविधान या मैं कहूंगी इनका टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करें, इनका लिटरेचर, तो तमाम तौर पर सांप्रदायिक एजेंडे से भरा हुआ है। लेकिन जब 100 साल मनाए जा रहे हैं आरएसएस के और प्रधानमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र निर्माण में कितनी अग्रणी भूमिका निभाई है इस संस्थान ने, तो सवाल पैदा होते हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर कौन सी भूमिका का जिक्र हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पर बाकायदा एक सिक्का भी जारी किया गया है जिसमें आरएसएस के 100 साल लिखा हुआ है। यहाँ ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि इंदिरा जयसिंह जो जानी मानी वकील हैं, उन्होंने ये भी सवाल पैदा कर दिया है कि क्या वाकई इसको कानूनी माना जाए या नहीं। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कि इतिहास में आरएसएस का योगदान क्या रहा है। उन्होंने द वायर में एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा है जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने किसी भी शब्द को बिना चबाए ये कहा है कि आरएसएस ने 1925 से 1947 तक उसके पूरे अस्तित्व के दौरान, यानी जब से बना आरएसएस और तब से और आजादी के आंदोलन तक, किसी भी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। तो कैसे एक राष्ट्रवादी संस्था बन गई आरएसएस? और सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि 1947 से लेकर 2025 तक का सफर, इसको भी तो आखिर कोई देखे। जानी मानी इतिहासकार किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मृदुला मुखर्जी जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से तमाम तरह के कसीदे गढ़े जा रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा लगता है कि सरकार ने हुक्म जारी कर दिया है, तमाम जो हमारे एक्टर्स हैं, जो फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, वो लगातार जारी कर रहे हैं। संजय दत्त ने जारी किया है एक वीडियो, अर्जुन रामपाल ने वीडियो जारी किया है। दोनों कह रहे हैं कि इतनी महान संस्थाएं हैं आरएसएस, इनका राष्ट्र निर्माण में जो योगदान रहा है उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। देखिए, अगर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, 100 साल, हमें बहुत गर्व के साथ हम इस बात को कह रहे हैं। ये देख ही रहे हम। अब कुछ दिनों से ये चल रहा है। 100 साल तो कल पूरे हुए, पर काफी देर से इसका बिल्डअप मैं कहूँगी चल रहा था। पिछले महीने के आखिरी दिनों में यहाँ मोहन भागवत जी के लेक्चर भी हुए दिल्ली में।
पिछले साल भी उन्होंने यहाँ पे विज्ञान भवन में 3 लेक्चर दिए थे इसी के ऊपर। तो ये तो हम जानते ही हैं कि खूब ज़ोरों से तैयारियाँ की जा रही थी आरएसएस का ये मनाने के लिए। हाँ, पर नई बात जो मुझे लग रही है, हमें ये शायद इतनी एहसास नहीं था या आशंका नहीं थी कि इसे सरकारी तौर पे इतने बड़े पैमाने से मनाया जाएगा। जैसे कि ये जो आयोजन हुआ इधर परसों अंबेडकर भवन में, जिसपे प्रधानमंत्री खुद बोले, तो उसकी एक दिन पहले ही खबर मिली कि ऐसा एक आयोजन कल्चर मिनिस्ट्री कर रही है। उसका पूरा इश्तिहार बाकायदा अखबारों में छपे तो हम लोगों को मालूम पड़ा। तो ये बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर आप समाज सेवी संस्थाओं की भी बात कर रहे हैं तो हमारे देश में बहुत सारे बहुत बड़े-बड़े समाज सेवी संस्थाएं हैं। रामकृष्ण मिशन की मैं बात कर सकती हूँ, जो इससे कहीं पुराना है। विवेकानंद जी ने खुद उसको फाउंड किया था। और जितना काम इस तरह का जो बात करते हैं कि हमने देश सेवा हर जगह जाके जहाँ कोई मुसीबत हो, जहाँ कोई बाढ़ आई हो या तकलीफ हो रही हो, और शिक्षा के क्षेत्र में, ट्राइबल एरियाज में बहुत काम किया है रामकृष्ण मिशन ने। और भी कई हम बात कर सकते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है, कितने ऐसे देशव्यापी संस्थाएं हैं। तो समहाउ मुझे तो कोई याद नहीं है कि इस तरह आपको कोई नई बात नजर नहीं आ रही है इसमें, और कहा ये जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी ये संस्थान है। मैं आ जाती हूँ थोड़ा बिंदुवार तरीके से। आपने एक लंबा चौड़ा ये आलेख यहाँ पे लिखा है और आपने बाकायदा तथ्यों को इस तरह से, मैं कहूंगी, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, जिसमें बार बार फिल्में बनाई जा रही हैं। और फिल्में शायद बनाने की वजह भी यही है कि कोई कन्विंस्ड ही नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो महापुरुष जिनको कहा जा रहा है सावरकर हैं, उनको वीर कहा जाता है, वीर सावरकर। इसके अलावा भी हमने देखा 15 अगस्त को महात्मा गांधी से ऊपर उनकी तस्वीर वहां पे लगा दी गई, जो खुद मंत्रालय ने इसको जारी किया। इसके अलावा तो 3 जो इनके महापुरुष बताए जाते हैं तथाकथित, हेडगेवार हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं और सावरकर हैं। कल मैं देख रही थी कई न्यूज चैनल पर एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं कि उनको काला पानी, अंडमान में उनको सजा दी गई, 2 घंटे क्या आप इस तरह की जेल में रह सकते हैं। तो ये सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं हो रहा है, ये न्यूज चैनल्स की एंकर्स बाकायदा चिल्ला चिल्लाकर उन लोगों का, जो आरएसएस के लोग हैं, उनका राष्ट्रीय योगदान, खासकर आजादी की लड़ाई में, इसको रेखांकित कर रहे हैं। लेकिन आपने उल्टा आर्टिकल लिख दिया है। आप कह रही हैं कि इन लोगों ने कभी, इनमें से कोई भी महापुरुष नहीं थे जिन्होंने कोई भी आजादी की लड़ाई में भाग लिया, बल्कि आपने यहाँ पर अंग्रेजी में एक रिएक्शनरी शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर इसको हम हिंदी में कहने की कोशिश करें तो आप ये कह रही हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन को असली राष्ट्र भावना से जोड़ने के बजाय सिर्फ अंग्रेज विरोध तक सीमित कर दिया गया। गोलवरकर ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं जिससे आंदोलन, नेता और जनता सबको नुकसान हुआ है। तो आपने कुछ कुछ चीजें मेंशन करी, तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि सावरकर, ये सच है जरूर कि सावरकर काला पानी में गए थे, पर सच ये भी है कि सावरकर काला पानी में तब गए थे जब वो एक राष्ट्रवादी थे। काला पानी मिलने के बाद बहुत, हम सबको मालूम है और ये बात कई बार दोहरा जा चुकी है, उन्होंने बहुत सारे माफीनामे फिर लिखे अंग्रेजों को। और फाइनली 10 साल ट्राई करने के बाद, 10-12 साल कोशिश करने के बाद, अंग्रेजों ने उन्हें रिहा कर दिया और नजरबंद कर दिया रत्नागिरी जिले में। उनको फिर ये कहा गया, ये 24-25 की बात है, कि आप इस जिले के बाहर नहीं जा सकते और आप किसी भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी में, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप जो है हिस्सा नहीं ले सकते। ये पाबंदी उन पे लगाई गई थी। तो उस दौरान में 1923 से हमें जो देखने को मिलता है कि सावरकर के विचार जो है वो राष्ट्रवादी विचारों से बदलकर एकदम सांप्रदायिकवादी विचार बन जाते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है हिंदू कम्युनलिज्म का, जिसके ऊपर बात का सारा दौर जो है, चाहे वो आरएसएस है, हिंदू महासभा है, सब उसके ऊपर बेस्ड है, वो सावरकर ने 1923 में एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व। छोटी सी एक किताब थी, पर उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं के लिए जगह है। हिंदुस्तान एक ऐसी जमीन है जिसकी ओनरशिप हिंदूज की है, और कोई भी दूसरी जो यहाँ पे मजहब के लोग हैं
वो इसमें उनका कोई हक नहीं है। वो रह सकते हैं तो एक तरह दब के रह सकते हैं। और उन्होंने ये कहा, उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए कि ये जो जमीन है हिंदुस्तान की, अगर आपकी पितृभूमि मतलब आपके एंसेस्टर्स यहाँ से नहीं आए हों, और अगर ये आपकी पुण्य भूमि ना हो, पुण्य भूमि का मतलब है आपके रिलीजियस जो प्लेसेस है वो यहाँ ना हो, तो आपका इस जमीन पे कोई हक नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल डेफिनेशन उन्होंने दिया। ये पहले कभी किसी ने इतनी क्लैरिटी से ऐसा कभी नहीं कहा था। और इससे क्या होता है कि जो भी इसमें वो इस हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, इन सबको तो वो हिंदुओं में गिन सकते हैं, क्योंकि उनके धर्म जो है इस धरती पे पैदा हुए हैं, उनके सो कॉल्ड एंसेस्टर्स यही के थे, और उनकी रिलीजियस प्लेसेस बाहर नहीं है। पर मुसलमान और क्रिश्चियन, दो मैं साफ यूज कर दूं, दो बड़े कम्युनिटीज जो है, वो तो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा पूरे हक जमा के हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके रिलीजियस प्लेसेस तो बाहर है, मक्का में है, मदीना में है, जेरूसलम में है, वेटिकन में है। तो क्या वो बेचारे क्या करें? वो अपनी धर्म की जगह भी नहीं बदल सकते, तो वो कभी भी अपना हक नहीं जमा सकते। तो बड़ी अजीब अजीब चीजें सावरकर की उस किताब में है, और भी बहुत कुछ है, पर मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि फाउंडेशनल आइडियोलॉजी यहाँ शुरू होती है। और आरएसएस की जो स्थापना होती है 1925 में, 2 साल बाद, इस किताब के निकलने के 2 साल बाद, मेरा अपना विश्वास है, हालांकि आरएसएस का नाम फॉर्मली आरएसएस की स्थापना के साथ जुड़ा नहीं था, पर उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर, 5 लोग जिन्होंने स्थापना की उनमें एक थे, और मेरे हिसाब से उनके प्रॉक्सी थे सावरकर के, क्योंकि सावरकर को परमिशन ही नहीं थी खुल के पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की। और जो मूल विचार हैं हिंदुत्व के, वो बिल्कुल सावरकर के और आरएसएस के, उसमें कभी कोई अंतर नहीं था। एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि जो स्थापना जब हुई तो एक और बहुत बड़े लीडर थे हिंदू महासभा के, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिनका नाम सामने नहीं आता, और उनका नाम था डॉक्टर मुंजे। और वो हिंदू महासभा के बहुत बड़े लीडर थे। वो मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि वो फासिस्ट जो सारे उस वक्त विचार जो थे और संस्था, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जो इटली में बन गई थी उस वक्त मुसोलिनी की, उससे बहुत प्रभावित थे। इतने प्रभावित थे कि 1931 में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए लंदन, तो फिर वहां से वो डाइवर्ट होके रोम गए। उन्होंने बहुत मेहनत करके मुसोलिनी से मुलाकात की, खुद उनको कहा कि मैं आपको कितना बड़ा समझता हूं। उनकी परमिशन लेके जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे यूथ के लिए और बच्चों के लिए, खास उन्हें विजिट करने के लिए गए, और फिर इंडिया आके उन्होंने कहा कि ये मॉडल है जिसपे आरएसएस को हमें बिल्ड करना है। तो ये दो चीजें मैं आपको बताना चाह रही थी। और इसके अलावा फाउंडेशनल, मृदुला जी, मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने ये भी पढ़ा कि कहा कि जो यहूदियों के साथ सुलूक किया हिटलर ने, वो सुलूक मुसलमानों के साथ होना चाहिए, वही बर्ताव भारत में। ये भी तो याद दिलाइए। ये जो है, ये थोड़ा और हम आगे आ जाएं, क्योंकि हिटलर का जो पावर में आते हैं वो अर्ली 30s में आते हैं। यानी तो जब वो तक आरएसएस बन चुका था। आरएसएस 25 में बन चुकी थी, पर आरएसएस बहुत छोटी सी संस्था थी पहले 5-7 साल। एक दो ब्रांचेस थे थोड़े, और महाराष्ट्र में ही सीमित थे काफी, तकरीबन 1 दशक तक महाराष्ट्र में ही सीमित थे, आसपास कहीं नहीं थे। महाराष्ट्र में भी बहुत छोटे लेवल पे थे। 32-33 से थोड़ा इनका एक्सपेंशन शुरू होता है। और आप जिस चीज को कोट कर रही हैं वो एक्चुअली गोलवालकर जो है, जो सेकंड सर्व संचालक बने आरएसएस के डॉक्टर हेडगेवार के मृत्यु के बाद, ये उनकी किताब है वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, और एक और है बंच ऑफ थॉट्स। तो इनमें आपको ये बड़े क्लियर कट तरीके से ये मिल जाता है, क्योंकि तब तक हिटलर का राइज हो चुका था। अब फासिस्ट से भी ज्यादा जो नात्सी थे, क्योंकि आपको मालूम है कि फासिस्ट तो हिटलर भी था, पर उसने उसको एक और शक्ल दी, इसलिए उसको हम नात्सी कहते हैं, जो कि एंटी जूइश था।
हम्म। फासिज्म भी इंटरनल एनिमीज के खिलाफ था, जो भी फासिज्म के खिलाफ था वो एंटी नेशनल था। पर हिटलर ने एक नई बात जोड़ी कि एक और इंटरनल एथनिकली डिफरेंशिएटेड इंटरनल एनिमी जिसका धर्म अलग हो, उसको अदर बना के उसने उसको एनिमी बनाया। तो अब जो था, फासिज्म ने एक और एक्सट्रीम फॉर्म अख्तियार कर लिया। और अचंभे की बात यह है कि जैसे जैसे हिटलर ज्यादा एक्सट्रीम होता गया, उसके एडमायरर यहाँ पे सावरकर और गोलवालकर और ये सब लोग ज्यादा एडमायरर बनते रहे। जितनी वहां से खबर आने लगी कि जूस के खिलाफ बहुत बुरी तरह से व्यवहार हो रहा है, तो यहाँ से एफर्ट्स ये होने लगे कि उनके साथ हमारे संबंध जो है वो पक्के किए जाए। सावरकर खुद ही सॉर्ट आउट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जर्मनी कि उनके साथ मेरे कांटेक्ट बने, उन्होंने अपने आर्टिकल वहां पे छपवाए और उनको बताया कि हम यहाँ पे आपके अनुयायी हैं और ये सब है। और गोलवालकर ने तो साफ शब्दों में लिखा कि जो ग्रेट रेसेस होती हैं वो कैसे अपने माइनॉरिटीज के साथ डील करती हैं, कैसे ट्रीट करती है। देखो जर्मनी को आर्यन रेस प्योर दिखाया उन्होंने कि कैसे एक प्योर आर्यन रेस को कैसा सलूक करना चाहिए, जो उन्होंने जूस के साथ किया। तो क्या आपको अभी लगता है कि आज 2025 के भारत में भी उसी तरह का हम एक तरह का सैंपल देख रहे हैं, उसी का नमूना हम देख रहे हैं कि उसी तरह से सुलूक करने की कम से कम कोशिश तो हो रही है? किस हद तक कामयाब हो पा रहे हैं बीजेपी आरएसएस वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि फॉर्मूला वही है, नमूना वही है। देखिए, फर्क ये है कि उस वक्त जर्मनी में और इटली में, दोनों जगह जिनका मैंने उदाहरण दिया, वो दोनों टोटल डिक्टेटरशिप उन्होंने एस्टैब्लिश कर ली थी। हिटलर इलेक्शन के थ्रू पावर में आए, पर आने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुए, तो वहां तो ऑपोजिशन नाम के वास्ते भी नहीं थी। तो उनका जो पावर था वो एब्सोल्यूट हो गया था। और फिर हिटलर ने जो मिलिटरिस्टिक रुख अपनाया और दूसरे कंट्रीज के ऊपर कितने सारे वो हमले करने शुरू कर दिए, पूरे यूरोप को कॉन्कर करने का उनका वो था, तो एक पूरा एटमॉस्फेयर एक मिलिटराइज्ड एटमॉस्फेयर बन गया था। हिंदुस्तान में वो सिचुएशन नहीं है। जो भी है, जितना भी इन लोगों का पावर है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, फॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू पावर में आए हैं। अभी भी ऑपोजिशन है, अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन पे इनका पावर नहीं चलता है, जहां इनकी सरकारें नहीं हैं, और एक पुराना ट्रेडिशन भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एफर्ट्स जो दिखाई देती हैं और जमीन के लेवल पे बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, जैसे लिंचिंग जो होती है, जैसे लव जिहाद के जो स्लोगन दिए जाते हैं, जैसे ये कोशिश हो रही है नए नए लॉ लाने की, एंटी कन्वर्जन की, जो सख्त सख्त हर जगह अब कानून लाए जा रहे हैं कि 10 साल तक आपको सस्पिशन भी है तो आपको 10 साल जेल में डाल दिया जाएगा। जैसे कॉ स्लॉटर के इशू पे बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल उसका करना, विजिलेंटिज्म, ये तरीके उसी टाइप के हैं। जी हाँ, आप ये कह रही हैं कि आदर्श उनके लिए वही हैं, लेकिन चूंकि वो तानाशाही सरकारें थी इसलिए उनके लिए आसान था। और ये भी याद रखना चाहिए हमें कि ये करीब 80-90 साल पुरानी बात है और तब तक दुनिया ज्यादा आधुनिक हो चुकी है। हमारा लोकतंत्र बुरा ही सही, लेकिन है तो लोकतंत्र ही। लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है वो लगातार गिर रही है। मैं आपको वापस इतिहास में सॉरी, आपको इंटरप्ट करूंगी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारा अभी भी गोदी मीडिया के बावजूद और ये सब के बावजूद, वो सब रियलिटी हम जानते हैं जो आपने भी बताई अभी, और सिनेमा को भी कैसे यूज, फिर भी आपके जैसे लोग अभी भी बोल पाते हैं, वायर अभी भी जिंदा है, तो बहुत सारे मतलब पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस भी हैं। तो इसका मैं एक वो बताना चाह रही हूँ, इसलिए इन फोर्सेस को भी एक कंपल्शन होती है अपने आप को एक दूसरी तरह से प्रेजेंट करने की, एक एक्सेप्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने की। अभी आप मोहन भागवत जी का कल का जो भाषण अगर पढ़ ले, आज सुबह मैंने काफी लंबा समय लगा के उसको पूरी तरह से पढ़ा, तो मुझे तो यही हो रहा था कि मैंने कि अगर इसमें से 10% भी जो वो कह रहे हैं, अगर वो उसको इम्प्लीमेंट कर दे तो हिंदुस्तान में काफी कुछ बच जाएगा।
उसमें इतनी सद्भावना है, इतना प्यार है, इतने अच्छे-अच्छे इंटेंशंस हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज पे भी वो है, उसमें मटीरियलिज्म के भी खिलाफ है, उसमें हर कोई हिंदुस्तान, हर कोई हमारा ही अपना है। मैं तो इतनी इम्प्रेस हो रही थी और सच में सोच रही थी कि अगर सच में किसी कारण से जो उनके काडर हैं, इसको विश्वास ही कर लें और लेकिन उस पे लेकिन थोड़ा प्रोफेसर बहुत साहिबा भी होता अमल ये है कर कि लें। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। हमने 100 साल का इनका रिकॉर्ड भी देखा है और इनकी भाषणबाजियां भी हमने देखी हैं। मैं आपको इतिहास में वापस ले जाना चाहती हूँ। अपने आर्टिकल में आप साफ तौर पर ये कह रही हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया। किसी भी तरह की अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, उसमें कभी शामिल नहीं हुए। जैसे गदर पार्टी या फिर जो सेना में असंतोष फैलाया गया, उसके मुद्दे पर भी। और खुद को लगातार राष्ट्रवादी तो बताते रहे, लेकिन पूरा उद्देश्य आप ये कह रही हैं, अगर मैं इसको आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करूं, कि 100 साल पहले पुरानी संस्था तब भी ये कहती थी कि उद्देश्य इसका जो है वो हिंदू समाज को मुसलमानों के डोमिनेंस या उनका जो प्रभुत्व है उसके कथित खतरे से बचाना है। कि आपके लिए खतरा जो है, जो इंटरनल एनिमी का बार बार जिक्र होता है कि मुसलमान इंटरनल एनिमी है, कम्युनिस्ट इंटरनल एनिमी है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो दुश्मन नहीं है, दुश्मन ये दोनों हैं। देखिए, अरफा होता क्या है कि एक हिंदूज मेजॉरिटी है इस देश में। अब तो मुसलमान इस वक्त 14% हैं, क्रिश्चियन और 2% होंगे, सिख 1-2% होंगे। आज़ादी के पहले भी मुसलमान जो उनकी पॉपुलेशन थी ज़्यादा से ज़्यादा 25% थी। तो हिंदूज ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थे तब भी। अब किसी भी एक संस्था के लिए एक मेजॉरिटी को ये कन्विंस करना कि यू आर थ्रेटेंड, आपको डरने की जरूरत है। आपको कैसे समझाएंगे कि आप कंसोलिडेट हो, आप मिलिटराइज हो, आप लड़ाई के लिए तैयार हो? अरे भाई, किसके खिलाफ? क्या तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हम इकट्ठे हुए। अगर अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना है तो अब किसके खिलाफ लड़ना है? हिंदू समाज की संगठन होना चाहिए किसके लिए? हिंदुइज्म के लिए तो नहीं। देखिए, मैं साफ साफ ये कहना चाहती हूँ कि आरएसएस का हिंदुइज्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदूज को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। सावरकर ने तो साफ शब्दों में कहा था, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिंदूज, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन हिंदूज एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। एकदम उन्होंने कहा था, हिंदुइज्म में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर नॉट रिफॉर्मर्स ऑफ हिंदुइज्म, कि जैसे गांधी जी चाहते थे अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म में से निकले, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, महिलाओं की जो स्थिति थी उसके खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ किया कि हिंदुइज्म में जो खराब चीजें हैं वो हटे। इनका हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं। संगठित करने के लिए आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको कोई खतरा है। किसी खतरे के लिए तो आप ही संगठित होंगे। अब जब खतरा अंग्रेजों का नहीं है, आप अंग्रेजों के साथ नहीं लड़ना है, तो कोई एक इंटरनल एनिमी चूज करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी माइनॉरिटी इंडिया में कौन सी थी? मुसलमान। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अंग्रेजों ने ये सोच जो है 19वीं सदी के मध्यम से, जब 1857 की लड़ाई उन्होंने दबा ली, जब हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े उनके खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह, उसके बाद अंग्रेजों ने ये सोच हिंदुस्तान में जोरों से फैलाई कि हिंदू और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते। पहले उन्होंने मुसलमानों को गिल्टी ठहराया 1857 के लिए और कहा कि इनको दबाओ। जब देखा हिंदुओं में नेशनलिज्म ज्यादा आगे हो रही है तो मुसलमानों को लॉयलिस्ट ग्रुप के फॉर्म में कल्टीवेट करने की उन्होंने कोशिश की। तो बोथ हिंदू कम्युनलिज्म, जो बाद में जिन्ना जिसके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, और हिंदू कम्युनलिज्म जो आरएसएस और हिंदू महासभा जिसके बनते हैं, ये अंग्रेजों की देन है। जी हाँ। अब इसमें इसमें कोई यहाँ पर एक और ओरिजिनल बात आ रही है। थॉट ही नहीं है। मैं एक बात इसमें और जोड़ देती हूँ कि यहाँ पर बार बार जब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा Yes. हुआ, आप यहाँ पे कहती हैं कि दरअसल ये सावरकर और हिंदू महासभा के दिमाग की उपज थी। पहले इन्होंने इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इसको जिन्ना ने अपनाया। ये तो बहुत ही आंखें खोल देने वाली बात है। ये तो पूरा का पूरा आज जो बहस हो रही है इसको बदल देगी कि ये ओरिजिनल आइडिया मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं था, ये हिंदू महासभा और सावरकर का आइडिया था टू नेशन थ्योरी का। टू नेशन, ये बिल्कुल हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू सेपरेट नेशंस, ये सबसे पहले राइटिंग में इस फॉर्म में सावरकर ने ही कहा। पर अभी कुछ दिन पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रही हूँ कि वर्ड्स वो नहीं अंग्रेजों ने यूज किए,
पर अभी एक हफ्ता पहले प्रोफेसर रोमिला थापर ने आईआईसी में एक बहुत बड़ा लेक्चर दिया, कपिलावत सायन लेक्चर, जिसमें उन्होंने विस्तार में बताया कि 19वीं सदी में किस तरीके से अंग्रेजों की कॉलोनियल आइडियोलॉजी क्या थी, और उन्होंने साफ कहा कि टू नेशन थियोरी इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। वर्ड्स वो नहीं थे। हाँ, जहां तक ये टू नेशन की बात करने हैं इंडियंस के बीच में हम कहें, और पॉलिटिकल फोर्स उसको जो बना, सबसे पहले सावरकर ने इसको इस्तेमाल किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। द रिकॉर्ड्स आर वेरी क्लियर, वो उनका अपना ही लिखा हुआ छपा हुआ सब कुछ है। उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने कहा, बल्कि वो थोड़ा घबरा गए। पहले उन्होंने कहा कि दो नेशन है, तो अगले दूसरे वो मुस्लिम लीग ने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ इंडिया है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशंस। फिर सावरकर को लगा कि टू नेशन है तो फिर ये तो नेशन अलग स्टेट मांगेंगे मुसलमान, तो मैं कैसे मना करूंगा। तो अगले साल उन्होंने कहा पर दे नेशन इज ओनली हिंदूज, मुस्लिम्स आर माइनॉरिटी। तो उन्होंने फिर एक नया कॉन्सेप्ट ले आए, एक कम्युनिटी, सॉरी माइनॉरिटी नहीं, एक नेशन है एक कम्युनिटी है। फिर वो गोलवालकर उसको और आगे ले गए, कहा नेशन इज जर्मन्स, कम्युनिटी इज जूस। कम्युनिटी नीचे दर्जे की है ना, नेशन ऊपर है, ऊपर है कम्युनिटी इसके। को नेशन के नीचे दब के रहना पड़ेगा। पड़ेगा। अब आपसे आखिरी सवाल बिल्कुल वो पूछना चाहती हूँ महात्मा गांधी और तिरंगे के ऊपर, और फिर फाइनल आपसे ये भी मैं एक निष्कर्ष निकालने की बात कहूंगी कि आज के दौर में कैसे फिर सीना ठोक के आरएसएस ये कहता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हीं का जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, वो कहता है कि हम सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी हैं, जबकि यहाँ पर गांधी जी के ऊपर सीधे सीधे गांधी जी को मुसलमानों का पक्षधर बताया गया। ये आजादी से 1 साल पहले की बात है, जब दंगों का पूरा माहौल बन रहा था और हिंदू महासभा जो है वो अपने आप को हिंदुओं की पक्षधर बता रही थी कि हम आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं। इसके अलावा तिरंगे को लेकर भी लगातार विवाद रहा है। ये तो खुद मेरी याददाश्त का हिस्सा है, इसमें तो इतिहास में भी जाने की जरूरत नहीं है कि 2002 तक भी अपने हेडक्वार्टर पर आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। यहाँ तक इतिहास में आप जाती हैं और कहती हैं कि जब आजादी के वक्त भी ये कहा गया कि तिरंगा नहीं बल्कि हम भगवा फहराएंगे, और 3 रंग को लेकर भी कहा कि साइकोलॉजिकली अगर हम देखें इसको तो ये अच्छा नहीं रहेगा इन तीनों रंग को लेकर। तो जो आरएसएस या उसके जो आइडियोलॉग्स हैं, चाहे वो हेडगेवार हों, सावरकर हों, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, या और भी बाकी और दूसरे महानुभाव हों, इनमें तिरंगे को लेकर सम्मान नहीं है। महात्मा गांधी के बिल्कुल कैरेक्टर को जिस तरह से छोटा करके दिखाने की कोशिश की कि कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के हमदर्द हैं। खुद मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकार बनाई, दो नेशन थ्योरी को इन्होंने आगे बढ़ाया। कैसे ये तमाम बातें भी हम एक एक सांस में कह रहे हैं, और ये भी कि आरएसएस सबसे बड़ी राष्ट्रवादी संस्था है। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संस्था प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्योंकि वो ही उनका सबसे इम्पोर्टेंट क्लेम है कि हमारी क्या डिस्टिंक्शन है, हम नेशनलिस्ट हैं। ओनली प्रॉब्लम इज कि वो हिंदू नेशनलिस्ट है, सिर्फ उनके नेशनलिज्म में सिर्फ हिंदुओं की जगह है और किसी की जगह नहीं है। और उस नेशनलिज्म को हम और हमारा राष्ट्रीय संग्राम कभी नेशनलिज्म वर्ड नहीं यूज करता था, उसको कम्युनलिज्म कहता था, सांप्रदायिकवाद कहता था। ये हम गांधी जी हो, नेहरू हो, जो भी जितने हमारे नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने कभी इनको नेशनलिज्म का दर्जा नहीं दिया, नेशनलिस्ट होने का दर्जा नहीं दिया। क्योंकि नेशनलिस्ट की सिंपल डेफिनेशन है, जब असली लड़ाई लड़ी गई इस नेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो आप कहाँ थे? आपने वो लड़ाई में इतना सा भी हिस्सा लिया था? 25 में जैसे मैंने कहा आरएसएस की स्थापना हुई, उसके बाद कितने आंदोलन हुए, एंटी साइमन कमीशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 2 1930 1932, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, एंटी आईएन ने प्रिजनर्स को रिलीज करने की मूवमेंट 1946। आप कहाँ थे? आप एक लड़ाई में आपने हिस्सा नहीं लिया। आप अपने काडर को हमेशा कहते रहे कि रुको रुको, काडर को कहते थे नेशनलिस्ट है, तो जब लड़ाई होती थी काडर कहता था हमें जाने दो, कहते थे नहीं नहीं, तुम अपने स्ट्रेंथ को बचा के रखो, असली लड़ाई आने वाली है, अभी बाद में आएगी। कब? जब बंटवारा हुआ और दंगे हुए, वो उनका असली जो था कर्म भूमि थी।
अंग्रेजों जी के हाँ। खिलाफ मैंने तो कई बार ही उसपे साफ-साफ लिखा है। अगर आपको कांग्रेस में नहीं के साथ नहीं जाना था, तो आप भगत सिंह के साथ गए। आप अकाली दल ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, गदर पार्टी की मूवमेंट चली थी इतनी बड़ी। 8,000 वहां से पंजाबी अंग्रेज वहां से अमेरिका से वापस आए और उन पे 4,000 जेल में डाल दिए गए। उस तरह के कितने रिबेलियन हुए इंडिया में। अब सोशलिस्ट ने कितना कुछ किया, किसान मूवमेंट थे, ट्रेड यूनियन मूवमेंट थे, जो सब अंग्रेजों के खिलाफ थे। आप कहाँ थे इसमें? आप बताइए। एक इनको एग्जाम्पल देते हैं 25 के बाद के हेडगेवार जेल गए थे 1930 में। वो भी मैं सफाई वहां पे आपको गा दूं पूरी उनकी, कि गा नहीं दूं, उल्टा मतलब सफाई बता दूं कि हेडगेवार जो उस वक्त हेड थे आरएसएस के, उन्होंने आरएसएस के हेडशिप से रिजाइन किया और कहा आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट ज्वाइन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डंडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह। मैं इंडिविजुअली फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफर करूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं, अलग से कहीं, ताकि लोगों को यह लगे कि मैं भी जेल गया था। और ऑफिशियली उनको काडर को यह समझाया हेडगेवार इसलिए जेल गए ताकि वह यंग लोग जो जेल में होंगे उनको आरएसएस के विचारों से प्रभावित करके काडर बनाएंगे। और आरएसएस ने जब जब प्रेशर बहुत पड़ा काडर का कि नहीं हमें ज्वाइन करने दो, तो फिर उनको ये कहा गया एज आरएसएस काडर तुम नहीं कर सकते, तुम इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना है तो कर लो। तो ये क्या बात बनी? बिल्कुल। अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना जी चाहते हो तो आपकी संस्था उसका हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बनेगी? प्रोफेसर मुखर्जी, 42 मैं में मेरे भी नहीं पास समय बनी। की कमी है, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और ऐसे समय में जबकि किताबें बदली जा रही हैं, छात्रों को नए सिरे से झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, इस तरह की फ़िल्में बनाई जा रही हैं, जो पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित नहीं है। प्रधानमंत्री अपने मुख से ऐसी बातें कहते हैं, जिनका तथ्यों में जिनकी कोई जगह नहीं है, इतिहास की किताबों में कोई जगह नहीं है। ऐसे में आपके जैसे लोग भी हैं, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। उम्मीद है बड़ी तादाद में लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे और इस सच को आम जनता तक फैलाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।